Brought to you by Techno Camon 30 series. पिछली बार जो समीकरण रहे थे उन समीकरणों में बदलाव है। पिछली बार एक तरफा मोदी लहर थी जिसमें तमाम गढ़ तमाम किले ढह गए थे। कलानौर में पिछली बार करीब 4000 वोटों से दीपेंद्र को शिकस्त मिली थी। यहाँ भी बीजेपी की वोट घटने की अटकलें लग रही हैं। बादली में लीड, जैसा कि रविंद्र ने कहा कि बादली में इस बार ये तय है कि कांग्रेस की लीड 11,000 से बढ़कर 20,000 के आसपास पहुंच सकती है। बेरी में 25,000 समथिंग की लीड थी, वो उसके आसपास ही रह सकती है, 1,000-2,000 ऊपर नीचे। अकेले यहाँ पर है ना अरविंद शर्मा ही चुनाव लड़ रहे थे, पूरी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी। हरियाणा तक देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा। आज हम उन वरिष्ठ पत्रकार साथियों के बीच पहुंचे जो किसी भी चुनाव परिणाम की हार जीत का आकलन करने के लिए दूरगामी सोच रखते हैं। मुद्दा है रोहतक संसदीय चुनाव का। हरियाणा का लोकसभा में चुनाव जो है वो छठे चरण में हुआ था, जो ईवीएम में सभी प्रत्याशियों का भाग्य जो है बंद हो चुका है, लेकिन हार जीत का आकलन क्या है जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार साथियों से। सभी का हरियाणा तक में स्वागत है। राठी साहब, अभी चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, हार जीत का आकलन आपकी तरफ से क्या है? देखिए प्रथम जी, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर वोट डाली है। पिछली बार जो समीकरण रहे थे उन समीकरणों में बदलाव है। पिछली बार एक तरफा मोदी लहर थी जिसमें तमाम गढ़ तमाम किले ढह गए थे, लेकिन इस बार महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, तमाम इस तरह के मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार कटघरे में रही है और मुकाबला पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा कड़ा है। बात करें रोहतक लोकसभा सीट की, रोहतक लोकसभा सीट पर 9 हलके हैं। पिछली बार इन 9 हलकों में से 6 हलकों में 4 हलकों में बीजेपी और 5 हलकों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी जीतने में सफल रही थी। इस बार इनमें थोड़ा सा बदलाव होता नज़र आ रहा है। रोहतक सीट पर प्रॉपर रोहतक शहर में इस बार समीकरण अलग हैं जो पिछली बार थे। पिछली बार करीबन 18-19 हज़ार से बीजेपी को बढ़त मिली थी। इस बार ये बढ़त कम होने की संभावना है। महम सीट पर जो बढ़त पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार को मिली थी उसमें भी इजाफे की उम्मीद है। कलानौर में पिछली बार करीब 4000 वोटों से दीपेंद्र को शिकस्त मिली थी। यहाँ भी बीजेपी की वोट घटने की अटकलें लग रही हैं। बेरी में करीब 25,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे रहे थे। इसमें कमोबेश वही स्थिति दोहराए जाने की उम्मीद है। बहादुरगढ़ की बात करें तो पिछली बार 5,000 वोटों से अरविंद शर्मा ने यहाँ से बढ़त हासिल की थी। इस बार जो यहाँ मतदान हुआ है उस मतदान में 25 मई को 60,000 से ज़्यादा लोगों ने गांव में मतदान किया है और 80,000 के आसपास लोगों ने शहर में मतदान किया है। शहर में भाजपा मजबूत है और गांव में कांग्रेस को बढ़त है। तो कुल मिला के ये लगता है कि वो जो बढ़त पिछली बार बीजेपी को मिली थी वो बरकरार रह सकती है। बादली की बात करें तो पिछली बार 11,000 वोटों से दीपेंद्र को बढ़त मिली थी। इस बढ़त में इस बार बढ़ोतरी की संभावना है। बात आती है झज्जर पे। झज्जर में भी पिछली बार कांग्रेस लगभग 5,000 वोटों से आगे रही थी। वहाँ भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता नज़र आ रहा। अब पूरे इलेक्शन का दारोमदार आके टिकता है कोसली पर। कोसली में पिछली बार बीजेपी को लगभग 75,000 वोटों से बढ़त मिली थी जो कि निर्णायक सिद्ध हुई, जिस कारण कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 7,000 कुछ वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि ये लीड घटकर आधी रह जाएगी और भाजपा ये कह रही है कि इस लीड में 2-4-5 हज़ार वोटों का इजाफा रहेगा। मैं एक बार फिर ये दोहराना चाहूँगा कि रोहतक लोकसभा सीट का निर्णय एक बार फिर कोसली के मतदाता ही करने जा रहे हैं। जी नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि यदि कोसली का मतदाता, यदि लीड वहाँ पर बीजेपी की कम होती है तो क्या कांग्रेस प्रत्याशी जीत सकते हैं? जी, ये तय है प्रणय जी। अगर कोसली में भाजपा वो बढ़त हासिल करने में नाकामयाब रही तो फिर भाजपा ये सीट कड़े मुकाबले में हार सकती है। धनखड़ साहब, पिछली बार बड़े जोर शोर से दीपेंद्र हुड्डा की जीत का ढोल जो है पीटा जा रहा था और वैसा ही ढोल अब की बार भी पीटा जा रहा। तो क्या लगता है कि पिछला जो ढोल था और आज के ढोल में कोई उसके शोर में कुछ फ़र्क है? प्रथम जी, दोनों ढोलों में फ़र्क है। पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, इस बार कांग्रेस का चुनाव जनता ने लड़ा है।
जो भाजपा के विरोध में जनता थी, जितने भी लोग थे, उसको जातिगत आधार पे लोग बांटते हैं भाजपा के, लेकिन वो जातिगत आधार पे नहीं, हर जाति के लोग भाजपा के सरकार के कार्यकाल से, क्रियाकलापों से, और जो जाट आरक्षण आंदोलन या किसान आंदोलन कह सकते हैं, किसान लगातार 13 महीने तक सड़कों पर बैठा रहा और आज भी शंभू बॉर्डर पर 100 दिन होने को हैं, वहाँ पर बैठा है। ये तमाम मुद्दे थे जो जिनके कारण भाजपा नेताओं को विरोध भी झेलना पड़ा गाँव-गाँव में। इस बार का चुनाव जनता ने भाजपा के खिलाफ लड़ा है और उसी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे कि रविंद्र ने बताया कि 9 हलके हैं पूरे रोहतक लोकसभा में, 4 हलके झज्जर ज़िले में, 4 रोहतक में है, 1 रेवाड़ी का कोसली के ऊपर पूरा दारोमदार है। बहादुरगढ़ में जहां पिछली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, मेरा मानना है कि इस बार हार जीत 1000-2000 के बीच में है, चाहे वो कांग्रेस अप हो जाए चाहे बीजेपी अप हो जाए। बादली में लीड, जैसा कि रविंद्र ने कहा कि बादली में इस बार ये तय है कि कांग्रेस की लीड 11,000 से बढ़कर 20,000 के आसपास पहुंच सकती है। बेरी में 25,000 समथिंग की लीड थी, वो उसके आसपास ही रह सकती है, 1000-2000 ऊपर नीचे। झज्जर में भी इसी तरीके के हालात है। बात जो जैसा रविंद्र ने कहा कि पूरी की पूरा दारोमदार जो है कोसली पे है, गढ़ी सांपला किलोई पर भी दारोमदार है, क्योंकि वहाँ पर जितनी लीड थी, अगर गढ़ी सांपला किलोई लीड बढ़ाती है, क्योंकि पिछली बार हार जीत का अंतर 75,000 की लीड के बावजूद 7500 के करीब का हार जीत का अंतर रहा। अगर वो लीड यहाँ बादली से और गढ़ी सांपला किलोई महम से रिकवर हो जाती है तो 70,000 की लीड के बाद भी अब ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा जीत जाए। धनखड़ साहब, वहाँ के कलोई हल्के की आपने बात की, कलोई हल्के के जाट नेताओं ने जो कि बीजेपी में, उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया जो पिछली बार जो लीड आई थी उससे आधी लीड अब की बार जो है इस चुनाव परिणाम में रहने वाली है कांग्रेस की। दावे प्रतिदावे तो दोनों पक्षों की तरफ से होते हैं। अगर कोसली की बात करें तो कोसली में भी कांग्रेस ने बड़े बड़े आहिर नेता हैं, यादव नेता, और जो उस कोसली हल्के के नेता, उनको तोड़ने का काम किया था। अगर उन्हीं दावों के आधार पर बात करें तो कोसली के जो बात की जा रही है वहाँ भी 25 से 30,000 की लीड बताई जा रही है। वो परिणाम तो जो ईवीएम में बंद है वो तो 4 तारीख को ही सामने आएगा, लेकिन जो हम वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की है, जो पत्रकारों से बात की, जो उस क्षेत्र विशेष में काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर अपर हैंड में है। और ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि इस कड़े मुकाबले में, मुकाबला कड़ा है, ऐसा नहीं कि मुकाबला एक तरफा है कांग्रेस की तरफ या एक तरफा अरविंद की तरफ, भीतर का दोनों तरफ से हुआ है। जो कुछ अखबारों में एक टर्म यूज़ की जाती है, छुटभैया नेता। छुटभैया नेता कांग्रेस के भी थे, छुटभैया नेता बीजेपी के भी थे, जो अपने आप को, जब बड़े नेता आते हैं तो उनको घेर के अपने शक्ल सूरत दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं। ऐसा ही कांग्रेस में भी और ऐसा ही है। कांग्रेस अगर जीतती है तो यहाँ इतनी बाढ़ आ जाएगी दीपेंद्र हुड्डा के सामने कि देखा जी मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी किया, अगर कांग्रेस के पक्ष में कुछ हो रहा है तो जनता ही चुनाव उठा रही है और जनता ही कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। दादा, अभी आपने सवाल किया प्रवीण से कि पिछली बार ढोल का शोर, इस बार ढोल का शोर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय बहादुरगढ़ समेत जो 9 हलके हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, उन 9 हलकों में 5 हलकों पर कांग्रेस के विधायक थे और 4 हलकों में भाजपा के विधायक थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के मात्र 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा का सिर्फ 1 विधायक रह गया। भाजपा को अपनी 3 सीटें खोनी पड़ी और कांग्रेस 5 विधायकों से 7 विधायकों पर पहुंची और 1 इंडिपेंडेंट महम से बलराज कुंडू बने। तो ये जो समीकरण है ना, उस लोकसभा चुनाव में क्या शोर हुआ और इस लोकसभा चुनाव में क्या शोर हुआ, उसके बाद मतदाता, इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र का मतदाता कांग्रेस की तरफ गया था उस लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। अब परिस्थितियां जो हुई तमाम, जो वो मोदी लहर नहीं है वो अब भी, हालांकि उम्मीदवारों ने मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ाए, लेकिन जो चीज़ पिछली बार थी उसके आप उससे तुलना करेंगे तो इस बार भाजपा को उससे ज़्यादा कड़े मुकाबले में प्रचार करना पड़ा है। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं कृष्ण वशिष्ठ जी। रोहतक लोकसभा चुनाव में कुछ भाजपाई इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में एक तरह से नूरा कुश्ती थी। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर है ना, रोहतक में एक तो जो आप कह रहे हो ना कि भाई मोदी और क्या नाम है, यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर चेहरों की राजनीति थी। बीजेपी का चेहरा ओनली मोदी था और कोई नहीं था, और यहाँ पर कांग्रेस का चेहरा था दीपेंद्र ने चुनाव लड़ा और मोदी की तरह अरविंद ने मोदी का नाम लेकर चुनाव लड़ा। दोनों एक दूसरे के, जैसे पिछली बार दीपेंद्र का गांव ग्रामीण एरिया में है वोट बैंक और इसका अरविंद बीजेपी का शहरी एरिया में वोट बैंक है, तो दोनों ने एक दूसरे की वोटों में सेंध लगाने का भी प्रयास किया यहाँ।
रोहतक में। जैसे दीपेंद्र ने 5-6 बार कम से कम झज्जर में भी, रोहतक में भी और बहादुरगढ़ में भी सभी जगह शहरी क्षेत्र को अपना प्रचार का वो टारगेट किया था। ऐसे ही अरविंद ने ग्रामीण क्षेत्र में किया। यहाँ पर न तो कोई मुद्दा हावी था जैसे किसान आंदोलन, और या अगर मुद्दा हावी होता तो कोई भी मुद्दा हावी होता तो वोट क्या नाम है जो वोट प्रतिशत है जरूर बढ़ता। वोट प्रतिशत का घटना वो मुद्दों को हावी की राजनीति नहीं। जैसे मैंने सवाल आपसे किया था कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रोहतक सीट को लेकर के कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें नूरा कुश्ती का खेल चल रहा था, आपसी मिली भगत का खेल चल रहा था कि कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो है वहाँ करनाल में जा कर के बताते हैं कि वहाँ बीजेपी के पक्ष में वोट गिरवाए, और वहाँ यहाँ जो है बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट गिरवाए। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब अरविंद शर्मा सांसद थे तो उन्होंने है ना पीछे ही मनोहर लाल और इसके क्या नाम है मनीष ग्रोवर के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला था, तो वो जहर तो दोनों के बीच में वो था। अकेले यहाँ पर है ना अरविंद शर्मा ही चुनाव लड़ रहे थे, पूरी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी। और ऐसे ही सांसद जो थे अपने राज्यसभा सांसद सदस्य थे दीपेंद्र हुड्डा, वो भी अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे, उसका पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा था। यहाँ भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आया। ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ एक ये अमित शाह जी आए थे झज्जर में, मोदी की रैली भी नहीं हुई थी यहाँ पर। नहीं, नितिन गडकरी की भी हुई है, कोसली में रैली हुई है। हमारे साथ साथी प्रदीप भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, पूरी तरह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार इस चुनाव में जीत रही है, लेकिन मेरा आकलन कुछ अलग है इसमें कि पिछली बार की जो पूरी वोटिंग थी हमारे रोहतक संसदीय क्षेत्र में करीब 17.5 लाख के आसपास थी, और वो बढ़ करके 1-1.5 लाख वोट बढ़ी हैं और वो 19 लाख के करीब हो गई। लेकिन अब की बार जो वोट पोल हुआ उसमें 1 लाख के करीब की गिरावट आई है। तो इसको किस रूप में देखते हैं कि बोगस वोट पोल जो है, बोगस वोटिंग को रोकने में मदद मिली, तो वो यदि बोगस वोट रोकने में मदद मिली है तो क्या वो बीजेपी के फेवर में दिखाई जा रहा है या कांग्रेस के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है? प्रथम जी, आपने सवाल किया है कि बोगस वोटिंग का, अगर बोगस वोटिंग कम हुई है इसलिए वो वोटिंग परसेंटेज अगर कम हुआ है तो वो अकेले कांग्रेस की कम नहीं हो रही, वो भाजपा की भी कम हो रही है, क्योंकि बोगस वोटिंग परसेंटेज दोनों तरफ से होता है, किसी एक पार्टी की तरफ नहीं होता। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बार चुनाव का जो था, कृष्ण जी ने भी बोला कि मुद्दे नहीं थे, मुद्दे पूरी तरह से आ भी रहे हैं। वोटर समझदार हो चुका है, देश की राजनीति को देख रहा है। जब प्रधानमंत्री 2014 से पहले चुनाव मैदान में आए थे तो बोला था साफ तौर पर कि मैं आपका सेवक बनने के लिए आया हूँ, 2019 में चौकीदार बन के काम करूँगा, और अब अपनी भगवान है, इस बार ये कर दिया। तो वोटर समझते हैं, जानते हैं राम मंदिर का मुद्दा कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी, ये मुद्दा भी हावी रहा। इसके अलावा किसान आंदोलन पूरा असर देखने को मिला, मणिपुर जला उसका असर भी देखने को मिला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर देश का अब तक की राजनीति में, पूरे इतिहास में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा घोटाला है, अगर जांच हो तो सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से लेकर अडानी और अंबानी का नाम लेकर पहली बार उनको सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि अब की बार जो पैसे टेम्पो भर भर के कांग्रेस को पहुंचाए गए हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भी जांच होगी। लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें थी, और जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ा जो हम बताएंगे परिणाम निकल कर क्या सामने आ सकता है, मेरा अपना पर्सनल तौर पर यह मानना है कि जो विरोधी वोट थी वो ईवीएम तक गई हैं, बूथ तक जाके उन्होंने वोट डाला है, और जो फेवर के लोग थे वो अपने घर पे बैठ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जाके वोट डाल के आएँ। काफ़ी सारे मुद्दे हैं। आप भी झज्जर से आए हैं, आपने देखा होगा झज्जर बहादुरगढ़ रोड के हालात क्या हैं। पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। अगर ये मुद्दे अगर राजनीति में हावी नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके खिलाफ वोटिंग हुई होगी।